नमस्कार दोस्तों, लुसेंट फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक कल के वीडियो में पूरा करा चुके हैं। आज जो पढ़ाएंगे वो इससे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा केवल उसी को बताएंगे, क्योंकि पूरा पढ़ने का हम जान रहे हैं कि आपके पास भी अभी समय नहीं है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को आज हम लोग देखेंगे। प्लवन है, ठीक है। उत्प्लावक बल, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। किसके कारण? कहता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर क्या ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के केंद्र पर गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ, किसके द्वारा? तो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्प्लावक बल है किस पर निर्भर करता है? तो द्रव में जो डूबी वस्तु के पिंड के आयतन और द्रव का जो घनत्व होता है इस पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावक बल जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। क्या होता है कि उसके भार में एक कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये जो आभासी कमी होता है क्या होता है? तो वस्तु द्वारा जो हटाया गया जो द्रव के भार के क्या होता है? इसके बराबर होता है। ऐसे समझने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं, उदाहरण से क्वेश्चन बनता है। प्लवन का नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। ये क्या करता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर जो वस्तु है अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। ठोस का गुरुत्व केंद्र, जो ठोस है उसका गुरुत्व केंद्र हटाएगा द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। घनत्व डेंसिटी जो होता है क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अपेक्षिक घनत्व, यहाँ देखिए उसको उसके आगे छोड़ दीजिए। अब देखिए जल का महत्तम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 39.2 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है अगर पूछ दिया जाए, लेकिन पूछता बहुत कम है। अब महत्तम जो घनत्व है यही पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपेक्षिक जो घनत्व है इसे किसे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का जो घनत्व होता है क्या होता है? ये अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो होता है पानी के ऊपर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ जो है तैर रही है, तब जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पानी का क्या होगा? तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। तो ये क्वेश्चन भी दिया जाता है कि क्या होगा बताइए, पानी क्या होगा कि उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो क्या रहता है, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो उतना ही रहेगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व में अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है? तैरते रहता है। मित केंद्र ये सब छोड़ सकते हैं, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे देखिए पृष्ठ तनाव है, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। ठोसों में क्या होता है कि ससंजक बल का जो मान होता है अधिकतम होता है। तो इम्पोर्टेंट है। कोहेसिव जो फोर्स होता है किस में अधिकतम होता है? तो ठोस में अधिक होता है। फलस्वरूप इसके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। इसमें क्या होता है कि ससंजक बल का जो मान होता है गैसों में क्या होता है? तो नगण्य होता है। आसंजक बल, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही वस्तु एक दूसरे से क्या है? चिपकती है। सरफेस टेंशन, इसका उदाहरण देकर के पूछा जाता है कि कहता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है कि द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठीय तनाव की स्थिति में रहता है, सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहा जाता है।
पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, तो ये जो होता है F/L हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक जो होता है ये N/मीटर होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो सरफेस टेंशन का मात्रक कह रहा है ये क्या है कि J/मीटर² होगा। यहाँ भी ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है। कह रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। द्रव का जब ताप बढ़ा देंगे तो इसका क्या हो जाता है, इसका जो पृष्ठ तनाव होता है सरफेस टेंशन ये कम हो जाता है। और क्रांतिक जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह क्या शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक जो घुलनशील है इसके मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे केशिकत्व, यहाँ से उदाहरण देकर के पूछा जाता है। देख लेते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। किसी सीमा पर संकीर्ण चढ़ना, ये समानता कांच में भिगो रखना, केशिकत्व का जो उदाहरण से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये सब स्किप कर सकते हैं। केशिकत्व का उदाहरण देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सिर्फ इसका उदाहरण देख लीजिए। कहता है कि छोटे छोटे छिद्रों के नली की तरह कार्य करता है। जैसे कि ये पूछेगा क्वेश्चन, लालटेन या लैंप की बत्ती के में केशिकत्व के कारण ही तेल जो होता है क्या है, तो ऊपर की ओर चढ़ता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के द्वारा ही पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके कृत्रिम उपग्रह के अंदर इसमें क्या होता है, तो जब भारहीनता की अवस्था होता है, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाला जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों नहीं हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों, यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केशनलियाँ जो है ये टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी की नमी बनी रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब किसका उदाहरण है, तो केशिकत्व का उदाहरण है। पेन का नीब बीच में चीरा होता है जिसके इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। केशनली द्वारा स्याही जो है नीब की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। साबुन, डिटर्जेंट ये सब क्या है, जो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है इसको कम कर देता है, अतः वह मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। श्यानता जो है, यहाँ से इसका उदाहरण से ही ये एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी जो होता है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। परिभाषा से तो पूछा नहीं जाएगा। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्यानता किसका गुण है, तो केवल द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। द्रवों में जो श्यानता होता है ये ससंजक बलों के कारण ही होता है, अणुओं के मध्य जो लगता है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में जो श्यानता होती है क्या होता है, तो इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थान जो होता है ट्रांसफर होता है, इसी के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठोस में क्या होता है कि श्यानता नहीं होता है, तो ठोस में क्या होता है बताए थे, जो ससंजक बल होता है ये अधिक हो जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो शून्य होती है। सारा कुछ यहाँ से तो इम्पोर्टेंट जो है उसको देखते हैं। सही, ये सब तो क्वेश्चन छपता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है कि उसको देखिए, नहीं तो पता चलेगा जो पढ़े हैं वो भी भूलने लगेंगे अंतिम समय में। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है।
क्रांति की इसमें देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे। सैन्यता पर निर्भर करता है, घनत्व, अपेक्षिक घनत्व ये सब छोड़ सकते हैं। बर्नौली का प्रमेय, वेंचुरी मीटर से ये पूछा जाता है। ये वेंचुरी मीटर, प्रत्यास्थता जो होता है, इलास्टिसिटी वापस आ जाती है, हटा दिया प्रत्यास्थता की सीमा, इसको छोड़िए। ये सब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखते हैं। प्रतिबल विकृति इसका छोड़िए, हुक का नियम यहाँ भी नहीं पूछा जाता है। प्रत्यास्थता का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता का मात्रक अगर पूछ दिया जाए कभी तो इसे जिसे पास्कल कहते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। 10 में देखिए टॉपिक 10 का कह रहा है कि सरल आवर्त गति किसी पिंड की एक, यहाँ देखिए आवर्त गति कहता है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, तो आवर्त गति कहा जाता है। और दोलन गति है किसी पिंड की साम्य स्थिति को कि इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। लौटना, कंपन, आवर्त यहाँ से पूछा जाता है कि लड़की झूला झूल रही है, सब क्वेश्चन वहाँ से बनता है। इसमें 1 मिनट अगर दिया गया हो। सरल आवर्त गति का विशेषता है, सरल आवर्त गति का करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल जो है कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं कहता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब क्या होता है, मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या हो जाता है, तो इसका जो होता है उस पर कोई बल जो है कार्य नहीं करता है, त्वरण जो होता है इसका बल शून्य होता है, वेग जो होता है अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है यह शून्य होती है। और कहता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तब क्या होता है, तो इसमें जो त्वरण होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है, कार्य बल होता है, सब क्या हो जाता है, तो ये सब हाई हो जाता है। और वेग जो होता है इसका शून्य होता है। देख लीजिए, तो उसका जो होता है त्वरण अधिकतम हो जाता है जब अनंत गति से गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है, तो उसका जो होता है त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है इसकी शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। सरल आवर्त ये जो दे रहा है यहाँ से सरल लोलक इसको छोड़िए, ये डोरी ये सब नहीं पूछा जाता है। ये यहाँ से 1 मिनट आवर्त करने के निर्भर नहीं करता है। हाँ, यहाँ से देखिए करा है कि टी प्रोपोर्शनल रूट एल जो होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी जो है बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने पर टाइम क्या होगा, ये बढ़ जाता है। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो होगी ये घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला क्या होगा, तो जल्दी जल्दी डोलन करने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके आगे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है ये लोलक के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। और किसी लोलक घड़ी के पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है यह कम होता है। तो क्या होता है, तो घड़ी जो होती है यह सुस्त हो जाती है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ की भारहीनता के कारण क्या होता है, ग्रेविटी 0 हो जाता है। अतः घड़ी का जो आवर्तकाल यानी कि जो टाइम होता है अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। क्या होगा, ये काम ही नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लोलक घड़ी उपग्रह पर क्या मतलब कि काम करेगी या नहीं, तो ये नहीं कर पाती है। गर्मियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका लंबाई क्या होता है, तेज चलने लगती है। क्यों, तो इसका लंबाई जो होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में कम हो जाने पर टी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज से चलने लगेगी। सर्दी में तेज चलने लगती है और गर्मी में क्या होता है कि सुस्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन छपता है। ठीक है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो जी का मान जो होता है पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है 1/6 होता है।
चंद्रमा पर कितना हो जाता है तो 1/6 होता है। यहाँ कोई 60 kg का है तो वहाँ कितना हो जाएगा, तो इसका 1 से तब मतलब कितना हो जाएगा, तो 10 kg का ही हो जाएगा। आगे जो टॉपिक है तरंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तरंग जो होता है मुख्यतः कितना प्रकार का, तो 2 तरह का होता है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स है। यांत्रिक तरंग वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग किस में, तो ठोस में, द्रव में, गैस में। इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। जो मैकेनिकल जो है वेव्स, इसको 2 भागों में, इसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, कहता है अनुदैर्ध्य होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होता है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, यह कंपन करने के दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल याद रखिएगा, ध्वनि जो है साउंड क्या है तो लॉन्गिट्यूडिनल है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, इसमें कह रहा है कि ट्रांसवर्स जो लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स है इसमें जो ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। लाइट जो होता है इसका उदाहरण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। ये आगे देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें निर्वात में संचरण करने के कारण 1 मिनट तरंग हो सकती है विद्युत चुंबक। अब छोड़िए इसको, कह रहा है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है, किसके, तो फोटोन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। कह रहा है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी होती है, तो फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंगदैर्ध्य परिसर 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर के 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। अगर ये याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है इसका क्या गुण होता है, तो यह उदासीन होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा और संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है किसके द्वारा इसका अवधारणा प्रतिपादित किया गया, तो मैक्सवेल के द्वारा। तेजी में पढ़ा रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तरंग गति कह रहा है, पर तरंग गति ये इसमें से छोड़िए, यहाँ कंपन करने के गला। यहाँ देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो यहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गामा किरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रट जाइएगा, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। गामा किरण के खोजकर्ता पॉल विलार्ड। अगर इसका तरंगदैर्ध्य परिसर पूछा जाए तो 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये सब याद होना चाहिए। आवृत्ति जो होता है इसका, आवृत्ति परिसर 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18 तक। गामा किरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है, तो गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है क्या होती है, अधिकतम होती है। इसका उपयोग जो होता है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता से में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स किरण, इसका खोज पूछा जाता है रोंटगन के द्वारा। 10 के पावर माइनस 10 मीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 8 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है, और इसका आवृत्ति जो हर्ट्ज होता है 10 के पावर 18 से 16 तक होता है। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो एक्स किरण का। यहाँ से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। पराबैंगनी किरण का जो होता है इसका रिटर महोदय के द्वारा इसका खोज किया गया था। 10 के पावर माइनस 8 मीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक होता है। आवृत्ति जो होता है परिसर इसका 10 के पावर 16 से लेकर के 10 के पावर 14 तक होता है। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। लखनऊ मेट्रो को जो साफ किया गया था, लखनऊ मेट्रो का इंटरनल अंदर में, तो किसको द्वारा, तो इसे पराबैंगनी किरण के द्वारा ही प्रयोग किया गया था कोरोना काल में। दृश्य विकिरण, न्यूटन, इसका दृश्य में क्या होता है, तो न्यूटन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, सारा का खोज करता याद होना चाहिए। 3.9 गुने 10 के पावर माइनस 7 मीटर से लेकर के 7.8 गुने 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक होता है। ये इसका अगर तरंगदैर्ध्य अगर दृश्य प्रकाश के विकिरण का नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी जो इसी में क्या होता है किससे हमें वस्तु दिखलाई देती है। आवृत्ति जो होता है इसका 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12 तक होता है। अवरक्त विकिरण, हर्शेल के द्वारा इसका खोज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा, तो विलियम हर्शेल के द्वारा। इसका तरंगदैर्ध्य 7.8 गुने 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर माइनस 3 मीटर तक होता है, और आवृत्ति इसका 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 10 तक होता है।
ये जो किरणें होती है उष्मीय विकिरण है। यह जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों के सेकाई करने में, तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु रेडियो या हर्ट्जियन तरंगे, इसका हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होता है। और इसका जो होता है आवृत्ति परिसर 10⁻10 से 10⁻8 तक होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। और दीर्घ का जो हो जाता है इसका 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक हो जाता है। मार्कोनी के द्वारा किया गया था। रेडियो और टेलीविज़न में भी इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। तो ये जो है ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है ये मेरा कौन सा टॉपिक है, अच्छा अभी इसमें बाकी है। कह रहा है कि विद्युत निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं कैथोड है, कैनाल किरण, एक्स अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये सब क्या है, तो विद्युत चुंबकीय नहीं है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसमें है तो कौन, तो गामा और एक्स जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। आयाम, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये सब मतलब कि ये सब जो वेवलेंथ कहते हैं, 1 मिनट छोड़िए, इसको जानते ही होइएगा वेवलेंथ क्या होता है। ध्वनि तरंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए ध्वनि तरंग, इसमें जो होता है इंफ्रासोनिक होता है, ऑडियोबल होता है और अल्ट्रासोनिक होता है। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो होता है इंफ्रासोनिक होता है 20 हर्ट्ज से नीचे के आवृत्ति वाली ध्वनि को, अश्रव्य जिसको सुन नहीं सकते हैं हम लोग, इसे अश्रव्य तरंगे कहते हैं, ये हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। और ऑडियोबल जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का होता है, आवृत्ति वाली होती है। ये श्रव्य तरंग होती है, इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, तो श्रव्य ऑडियोबल वेव्स को सुन सकता है। पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ये जो होता है किसके द्वारा सुन सकता है, तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बस यही क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, तो इसमें किसमें होता है, पराश्रव्य तरंग जो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है इसका पता लगाने में। तो इसका जो उदाहरण है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ये किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, यहाँ भी होता है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, तब द्रव में, उसके बाद जो होता है किस में होता है, तो गैस में होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल सब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना, तो 1483 हो जाता है। और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ताकि आवृत्ति नहीं, और जबकि आवृत्ति जो होता है, इसका जो आवृत्ति होता है, हर्ट्ज जो होता है, ये नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो इसका जो ध्वनि के चाल और जो तरंग दैर्ध्य हो जाता है ये बदल जाता है, लेकिन इसका जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी जो होता है ये नहीं बदलता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है इसकी आवृत्ति पर क्या है कि यह निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। कितना भी इसमें जो दाब बढ़ाइए चाहे घटाइए, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा कि ध्वनि का जो चाल होता है ये बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जब मान लिया जाए कि अगर इसमें जो ध्वनि है, अगर पानी गर्म कर रहे हैं, अगर धीरे कम टेम्परेचर पर है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये खोलने के बाद इसमें साउंड क्या होता है, तेज आने लगता है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, तो नमी युक्त वायु में घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जो नमी युक्त वायु का जो डेंसिटी होता है, घनत्व जो होता है, ये शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है। ध्वनि का लक्षण,
ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तरत्व व गुणता। प्रबलता कह रहा है कि प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई वस्तु हमें तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है, तो फोन है। तरत्व जो होता है, तरत्व कह रहा है पिच, यानी कि ध्वनि, तरत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तरत्व क्या होता है, अधिक, और पतली ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तरत्व कम और जो ध्वनि होता है ये क्या होती है, तो मोटी हो जाती है। गुणता जो है ये ध्वनि का वो जिसके कारण प्रबलता तथा समान तरत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, ये क्या कहलाता है, तो गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। 1 मिनट इसके ऊपर कुछ बच चुका था। कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तब वायु में क्या कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में कितना, तो 1259 है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है 260 होता है। भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कहा जाए तो इसमें 405 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना में, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ भाप 100 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है। अल्कोहल में 1213 हो जाता है, जल में 1483 अभी देखे थे, समुद्री जल में 1533, पारा में 1450 हो जाता है। कांच में जो है कितना है, तो 5640 है। एल्युमिनियम में अधिकतम होता है 6420 हो जाता है, और लोहा में जो हो जाता है 5130 हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मतलब क्रम दे देगा, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में दे देता है। लोहा दे देगा, एल्युमिनियम, कांच, पारा, जल, ये सब दे देगा। कहेगा कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो ये याद होना चाहिए। जल में 1483, समुद्री जल में 1533, समुद्री जल में इसमें थोड़ा नमक की मात्रा नमकीन हो जाता है ना, तो इसमें ठोस भी थोड़ा मिल जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा अधिक हो जाता है। जल से समुद्री जल में अधिक होता है, इसको याद रखिएगा। पारा में जो होता है कितना होता है, तो 1450 होता है। कांच में 5640, एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5130। बड़ी आगे पीछे हल्ला हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता, ये तो ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक जो है बेल होता है। बेल अगर पूछा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है बेल से पूछा जाएगा, यानी कि ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का जो मात्रक है ये बेल है। लेकिन इसमें छोटा जो बेल एक बड़ा मात्रक होता है, इससे जो छोटा होता है ये डेसिबल होता है। जो बेल का 10वां भाग होता है, पूछा जाता है बेल जो होता है ध्वनि का जो मात्रक है ये कितना भाग होता है, प्रयुक्त होता है, तो ये 1/10, 1/100 ऐसे दे देता है। तो डेसिबल में प्रयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग होता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के, अगर वर्ग दे दिया है, दूरी के वर्ग पूछा जाए तो इसका व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा मध्यम में घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। आवृत्ति के वर्ग के, आवृत्ति दे तो अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति में याद रखिएगा। अगर आयाम दे, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और आवृत्ति के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती। लेकिन वर्ग के क्या होता है, तीव्रता जो होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य क्षमता जो सीमा होती है 95 डेसिबल है। इससे जो अधिक तीव्रता ध्वनि, मतलब कि ध्वनि को मनुष्य की कान नहीं सुन सकता है। ध्वनि की चाल, ये प्रबलता जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन प्रबलता चेतना संबंधी होता है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है, यहाँ से क्वेश्चन ये प्रबलता जो होता है ये कि यहाँ देखिएगा, प्रबलता सुनने वाले के कान की सुगहरता पर निर्भर करती है, प्रबलता जो होता है। लेकिन ध्वनि की जो तीव्रता होता है, ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुगहरता पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि स्रोत से दूर किसी वस्तु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु का अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति के कान की सुगहरता पर निर्भर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिध्वनि जो टकरा कर के वापस जो आ जाता है, जो पुनः सुनाई देता है, वही इको होता है। तो इसके लिए पूछा जाता है कि न्यूनतम बीच के परावर्तक, मतलब कि इको के लिए जो दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर या 16.6 मीटर एक्यूरेट ये होता है। कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। अनुनाद जो होता है, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है
तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, 1 मिनट, इसमें से एग्जाम्पल सबसे पूछा जाता है। संप्रेषण, ध्वनि का विवर्तन, इसे छोड़िए। डॉपलर प्रभाव, यहाँ से ये डॉपलर प्रभाव देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि के आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के अलग सुनाई देती है। उसे क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। पूछता है कि रेलगाड़ी जब दूर जाता है तो इसमें आवाज़, और नज़दीक आता है तो इसमें बढ़ जाता है आवाज़। इसमें पता कैसे चलता है कि वो दूर है नज़दीक है? तो सब डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। मैक संख्या, ये मैक संख्या जो होता है किसी माध्यम में किसी पिंड का चाल या तथा उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस संख्या का मैक संख्या कहते हैं। ये स्पीड होता है। कहता है कि मैक संख्या 1 से 5 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। अगर मैक से ध्वनि के चाल के से अगर अधिक है तो ये क्या कहलाती है? पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो हाइपरसोनिक कहलाता है, पराध्वनिक। पराघाती तरंग जो होता है, पराघाती शॉक वेव से कभी कभी क्या होता है कि पराध्वनिक जो होता है, मतलब कि हाइपरसोनिक वेग से जेट यान ये सब जो वायुयान ये सब उड़ता है तो क्या होता है? तो अपने पीछे मध्य में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को पराघाती तरंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी कांच उच का जो खिड़की होता है ये विस्फोट कर जाता है, ये टूट जाता है। ये पराघाती तरंग के कारण ही होता है। यहाँ तक आज यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। 6 से लेकर के 12 तक आज कंप्लीट करा दिया। जो इम्पोर्टेंट है कि केवल वहीं पढ़िए। अभी सारा कुछ पढ़िएगा तो सारा डेटा मतलब कि भूलना शुरू कर दीजिएगा। भारत में प्रथम, यहाँ से विविध में एक और टॉपिक ले लिए हैं। कल महिला पढ़ा दिए थे, आज जो है ये पुरुष देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ये किसका पूछ रहा है? तो मतलब कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपता है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें भारतीय कहीं नहीं लगाया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये प्रथम है और अंतिम ये स्वतंत्र भारत का। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर का जो पद था इसको ख़त्म करके क्या कर दिया गया? तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का जो पद था उसे ला दिया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही 62 तक रहे थे, 2 कार्यकाल था इनका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही बने, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके राष्ट्रपति कहला दिया गया। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी उप प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है ये खत्म कर दिया गया है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब? तो 1950। ये मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उद्योग मिनिस्टर थे या क्या थे, ध्यान में नहीं आ रहा है। उद्योग मंत्री थे शायद। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष पूछा जाए वो प्रेजेंट में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, पढ़ाए हुए थे इसे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन? प्रथम कौन है? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो एडमिरल RD जो कटारी थे ये प्रथम नौसेना अध्यक्ष। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है, ठीक है। यहाँ आर्मी है, देखिएगा ध्यान से। जनरल M राजेंद्र सिंह थे ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है ये क्वेश्चन। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत बार ये क्वेश्चन छप चुका है, इसे छपने वाला क्वेश्चन में से कोई इंक्लूड कीजिएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन भी बहुत बार छप चुका है, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, हीरालाल जेकानिया मुख्य न्यायाधीश थे ये, चीफ जस्टिस। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
तो स्वतंत्र भारत में जन्मे, मतलब कि आज़ाद भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1947 को। तो ये पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सरोज होमी कापारिया थे ये। अगर भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो हीरालाल जे कानिया, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में जन्मे अगर दे दिया जाए कि भारत की आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ था, तो इसमें कौन हो जाता है, तो होमी कापारिया, सरोज जो होमी कापारिया है इनका नाम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश तो वेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अब मॉडर्न इंडिया GS में शुरू करेंगे। आज एक इन्वायरमेंट का टॉपिक बच चुका है, आज का वीडियो तक उसको कवर कर देंगे और इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया NCERT का है वहाँ से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति तो हसरत मोहानी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति तो हसरत मोहानी। स्वतंत्रता का सबको हसरत, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्या कर रहा है, भारतीय तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनका उपन्यास क्या था, एक दो का नाम बताइए। सबसे इनका जो था ये गीतांजलि काफ़ी फेमस हुआ था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो CB रमन। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था ये आप लोग बताइएगा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय तो आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय तो AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ये क्वेश्चन छपा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार में जो भी एग्जाम होता है इसका ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो श्री शंकर कुरूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो मिहिर सेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री ऑफ एंड सप्लाई, यानी कि कैबिनेट मंत्री इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे, मतलब कि मिनिस्टर थे। 1991 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्री, ठीक है, ठीक ही थे याद। इसके बाद कह रहा है कि पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय तो शेरपा फुदोरजी थे। ये कब गए थे, तो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के गए हुए थे। पहुंचने वाला भारतीय तो शेरपा फुदोरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री तो फाहियान। ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है इतिहास से भी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, ये इतिहास में मॉडर्न इंडिया में पढ़ने को मिलेगा। कैप्टन हॉकिंस था। किसके दरबार में, मुगल दरबार में। चला किसके दरबार में था, पहुंचा किसके दरबार में, ये सब आगे बताएंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे। तो ये चला था किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। लेकिन पहुंचा किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। क्यों, क्योंकि इस अकबर का जो था वो मृत्यु हो चुका था। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राजदूत कौन था, तो आइजनहावर। इसका नाम याद रखिएगा। आइए कह रहा भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड MC मिलान है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सब नहीं पूछा। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गारिन जो है ये है। प्रथम भारतीय पायलट RD टाटा थे, ये प्रथम भारतीय पायलट टाटा, याद रखिएगा RD टाटा, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, तो अभिनव बिंद्रा। ये कब, तो एयर राइफल में, मतलब कि शूटिंग में 2008 में ये जीते हुए थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन छपता है। भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति तो जेम्स हिक्की। इसके द्वारा कौन सा पत्रिका शुरू किया गया था, बंगाल गजट शायद। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो प्रिंटिंग प्रेस का जेम्स हिक्की ही था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण 1983 में इस वक्त गया था, तब भारत वर्ल्ड कप का विनर बना हुआ था 50-50 का। उस समय 50 ओवर क्या 60 ओवर का मैच होता था। अच्छा, लेकिन वनडे था, इतना याद रखिए। आगे कह रहा है कि एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन, तो नीरज चोपड़ा। किसमें, तो जेवलिन थ्रो। कब, तो
2020 में एथलेट ओलंपिक अच्छा 20 में ना जीता था, ठीक है। 2020 का जो हुआ था ओलंपिक, ये मतलब कि आगे इसका टाइम बढ़ गया था, लेकिन ओलंपिक 2020 का था। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन था? तो CDS है, जनरल बिपिन रावत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान बन गए हैं। कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और पढ़ा दे रहे हैं, अभी है समय, अभी तो 40 मिनट हुआ है, कम से कम 5-10 मिनट और देख लीजिए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो पनडुब्बी पूछा जाए, प्रथम पनडुब्बी तो INS चक्र। भारत की प्रथम पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछा जाएगा तो चक्र हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन प्रथम अगर पनडुब्बी पूछा जाए तो कावेरी, INS मतलब कि इंडियन नेवल शिप हो जाता है, INS का मतलब। और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत ये कौन है? तो INS विक्रांत है, विमान वाहक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, मध्यम दूरी वाला। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ है तारापुर? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो आंध्रा खुला विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली में 1951 ईस्वी में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ? तो नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इसका निर्माता कौन था? तो दादा फाल्के, 1912 में ये। प्रथम बोलती फिल्म कौन सा था? तो आलम आरा, इसका आरदेसर ईरानी इसका जो डायरेक्टर थे, 1931 में। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। भारत की प्रथम पहली टेक्निकलर फिल्म तो झांसी की रानी। और कहता है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म अगर पूछा जाए 3D फिल्म तो माय डियर कुटी चातन, ये हो जाता है 3D फिल्म। प्रथम प्रायोजित सीरियल जो होता है, सीरियल कौन सा था? तो हम लोग, 1984 में आया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र तो बंगाल गजट, 1780 में। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इडुक्की, केरल में किया गया। यहीं तक रहने देते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा, ये आगे में देख लिया जाएगा। 40 मिनट सही समय है, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।